इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है। मतलब कि सपोज दैट दिस इज अ कंपाउंड, दिस पेन इज कंपाउंड, and if you will perform the electrolysis, then it will be decomposed, means it will be breaking into the several parts. अब सेवरल पार्ट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो पार्ट्स में इलेक्ट्रोलिसिस में दो पार्ट में ब्रेक होता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड क्या होता है, अब उसके डिटेल में भी मत जाओ। आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपने क्लास 10th की जरा सा भी पढ़ा, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो मेटल नॉन मेटल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एस चांद की किताब में कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी and then the product is divided or decomposed into the various parts, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए। कैसे? वाटर का आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला पता होगा, H2O होता है, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो दो पार्ट में चेंज हो जाता है, एक हाइड्रोजन बनता है, एक ऑक्सीजन बनता है, वहीं से हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने की बात हो रही है और उसको इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनाया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद। मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मैंडेटरी है। अब वही बात मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसमें मैंने बोला था ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन को पहले देख लेते हैं। मेरे सामने भी ग्रीन है, पीछे ग्रीन है, सॉरी। तो ग्रीन हाइड्रोजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, यदि उसको आप किसी रिन्यूएबल सोर्सेज से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज, ध्यान रखना, कोल की बात नहीं कर रहे हैं, कोल की बात नहीं कर रहे हैं। रिन्यूएबल मतलब कि सोलर एनर्जी आप समझ सकते हैं, वाटर एनर्जी समझ सकते हैं। तो जब आप रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उससे जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तब जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी से जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जब प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, और उसमें जब हाइड्रोजन दो पार्ट में ब्रेक होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम कि जब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, फॉर एग्जांपल कोल से जब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को जब आप वाटर में सप्लाई करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, उसमें भी ब्रेक होगा वाटर, दो पार्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेगा। तो जब आप कोल से बना रहे हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और उससे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ना कार्बन भी रिलीज होगा, लेकिन उस कार्बन को आपने कैप्चर कर लिया और स्टोर कर लिया। ये ध्यान से सुनिएगा कि उस कार्बन को आपने कैप्चर कर लिया एंड स्टोर कर लिया, मीन्स यू आर नॉट allowing that carbon to release in the atmosphere. You are just capturing that carbon which is releasing during this process of electrolysis. तो उसको आपने कैप्चर कर लिया और कहीं पे स्टोर कर दिया, एटमॉस्फेयर में नहीं भेजा आपने, वातावरण में उसको रिलीज नहीं किया। उसको हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और तीसरा हिसाब किताब ये है कि वही कोल से आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, उसमें से कार्बन रिलीज हुआ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला आपको, और उसको आपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, वो हो जाता है ग्रे हाइड्रोजन। बहुत साफ है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आपने किया, आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिल गया। आपने जब ये नॉन रिन्यूएबल मतलब कोल से किया, लेकिन उसमें जो कार्बन रिलीज हुआ है उसको आपने एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दिया, आपने कहीं पे उसको कैप्चर किया और कहीं पे स्टोर कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और फिर तीसरा बात मैं क्या कह रहा हूं कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, फॉर एग्जांपल कोल, और उससे जो कार्बन रिलीज हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टूटने के बाद, उसको आपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, वो होता है ग्रे, मतलब ग्रे हाइड्रोजन। मतलब सबसे घटिया क्वालिटी ग्रे हाइड्रोजन का है, लोकल लैंग्वेज में बात करें।
ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके शायद उसमें नहीं दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, लेकिन ये समझ जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। अब हम आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल में देखो ये कहा गया है ना कि इंडिया के पास बहुत स्कोप है ग्रीन हाइड्रोजन को ये क्या बोलते हैं जनरेट करने के लिए। लेकिन एक और फैक्ट लिखा हुआ है आर्टिकल में कि जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए ना ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट में 70% इन्वेस्टमेंट, 70% इन्वेस्टमेंट आपका आपका चाहिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जितना इन्वेस्टमेंट आपको ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में चाहिए, उसमें से 70% रिसोर्सेज तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी को स्टैब्लिश करने में लग जाएगा। इंडिया के पास एक अच्छी खबर है कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा तरक्की किया है, और लास्ट 10 साल का यदि डेटा आप देखेंगे तो 3000 टाइम्स, मतलब 3000 गुना ज्यादा इसने अपना सोलर एनर्जी को जनरेट किया है। मतलब 10 साल पहले जो भी था उससे 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ज्यादा हमने इम्प्रूव किया है। और जो भी सोलर एनर्जी है उसकी कॉस्टिंग भी काफी कम हुई है। तो इसका स्कोप बहुत है इंडिया में ना, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के स्कोप बहुत ज्यादा हैं। और ऑब्वियसली जब हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो कार्बन इमिशन कम होगा, और कार्बन इमिशन कम होगा तो हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल का, गैस का बाहर से, तो यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करते हैं तो वो इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इकोनॉमिकली भी हम काफी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। हालांकि कुछ अभी भी हमको काम करने की जरूरत है, प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें अभी हमको अपनी कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की यदि बात करें तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट गवर्नमेंट कैसे कर सकता है? गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए, और ज्यादा फंड एलोकेट करना चाहिए। इसके साथ साथ उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी डिवाइस करना चाहिए इंडिया के लिए। और इस तरीके से यदि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है तो प्राइवेट सेक्टर्स भी, हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें स्विच करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उनको लगेगा, प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट हो जाएगा और वो भी कोशिश करेगा कि इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करे। और गवर्नमेंट के लिए राइटर सजेशन ये देता है कि गवर्नमेंट को ना सेक्टर वाइज पॉलिसी बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस को तो इमीडिएटली कहना चाहिए कि तुम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे स्विच कर लो, क्योंकि इनका ट्रांजिशन कॉस्ट कम आता है। ट्रांजिशन कॉस्ट का मतलब कि इनको अभी जिस रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी वो लोग ले रहे हैं, रिन्यूएबल से स्विच करेंगे तो इनका कॉस्टिंग कम आएगा। तो खास करके रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस के जितने सेक्टर्स हैं उनको इमीडिएटली कहना चाहिए कि आप ग्रीन हाइड्रोजन पे स्विच कर लो। इसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री हो गया, या सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, या रोड हो गया, इनको आप एक टाइमलाइन दे सकते हो, इनको एक टाइम फ्रेम दे सकते हो कि इतने साल में आप स्विच कर लीजिए। इनको इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है, बट एक टाइम फ्रेम दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है, इंडस्ट्री है, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो भी हैं, तो हैवी व्हीकल्स जो हैं उनको सरकार को कुछ इंसेंटिव्स देना चाहिए, सेंटर को या स्टेट को, कि भाई आप ग्रीन हाइड्रोजन यदि यूज करेंगे तो आपको हम ये इंसेंटिव देंगे। तो इससे हो सकता है कि वो भी थोड़े से मोटिवेट हो जाएं, थोड़े इंस्पायर हो जाएं और स्विच कर लें ग्रीन हाइड्रोजन पे। अब राइटर ये बताते हैं कि जो प्रोडक्शन है आपके यहाँ ग्रे कार्बन का, ग्रे कार्बन मतलब जो एटमॉस्फेयर में आप रिलीज कर रहे हैं, तो ग्रे कार्बन का जो प्रोडक्शन है उसका डेटा इन्होंने बताया कि 6 मिलियन टन पर एनम है इंडिया में। ग्रे कार्बन आप रिलीज करते हैं 6 मिलियन टन पर एनम इंडिया में, जो आपके पूरे वर्ल्ड का इमिशन का 8.5% है। ग्लोबल इमिशन का 8.5% है जो इंडिया में ही रिलीज हो जाता है। तो इसी चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है, इसी ग्रे कार्बन को ग्रीन कार्बन बनाने की जरूरत है। मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको यदि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन का इमिशन कम होगा, और जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक ठाक हो जाएगा। एम ये रखना चाहिए, राइटर ये बताते हैं कि इस दशक का पूरा होते होते, मतलब 2030 आते आते, कम से कम हमको 4 to 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बना लेना चाहिए पर ईयर। मतलब 2030 आते आते 4 to 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हमको करने आना चाहिए।
और इसके साथ साथ कम से कम 2 मिलियन एक्सपोर्ट कर सकें हम बाहर, 2 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकें। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तो एक इनिशिएटिव भी लिया है, उसने मथुरा और पानीपत में अपना सेटअप किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का सेटअप किया है। और कंक्लूजन में ये राइटर यही बताते हैं कि देखो सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्री ना अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ स्विच कर रही है। तो इंडिया में एक बढ़िया इकोसिस्टम यदि हम प्रोवाइड कर सकें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो बाहर की कंट्री भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और पॉल्यूशन लेवल भी कम हो जाएगा। तो आज का आर्टिकल इतना ही था। थैंक यू सो